दोस्तों, इस कहानी में हम एक रानी और नौकर के बीच के रिश्ते के बारे में जानेंगे। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है। एक दूर दराज राज्य में एक सुंदर और शक्तिशाली रानी शैलजा का राज चलता था। उसका पति राजा विक्रम कई वर्षों से युद्ध के मैदान में था और रानी महल में अकेली रह गई थी। दिखने में रानी शैलजा ऐसी थी कि उसे देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाए। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसमें कोई भी डूब सकता था और उसके होठों की मुस्कान में एक ऐसी तरफ छिपी थी जिसे समझ पाना आसान नहीं था। राजमहल के भीतर सब कुछ सुनियोजित था, परंतु एक चीज जो रानी को भीतर से खाए जा रही थी वह थी अकेलापन। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तृष्णा का संगम उसकी आत्मा में गहराई से घर कर चुका था। उसकी आंखें अब किसी आपनेपन की तलाश में भटकती रहती थीं। उसी महल में काम करता था एक नौकर, वीरू, नौजवान, बलशाली और देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं। वह रानी का प्रिय सेवक बन चुका था, क्योंकि वह न सिर्फ अपने कार्यों में निपुण था बल्कि रानी की आंखों की भाषा को भी पढ़ना जानता था। वह जब रानी के पास पानी का गिलास लेकर जाता तो उसकी उंगलियों की नरमी रानी की हथेलियों को छूकर कुछ और ही एहसास दे जाती। एक दिन रानी अपने शयन कक्ष में बैठी थी। हल्की सी गर्मी में पंखा झलते हुए वह वीरू को निहार रही थी, जो उसके पैरों के पास बैठा चंदन मल रहा था। रानी की सांसें गहरी होती जा रही थीं और वीरू का स्पर्श जैसे उसकी चेतना को झकझोर रहा था। वीरू, रानी ने धीमे स्वर में कहा, तुम आजकल कुछ चुप चुप से रहते हो, क्या बात है? वीरू ने नजरें झुकाते हुए कहा, रानी साहिबा, कुछ नहीं, बस आपकी सेवा में लीन रहने से और कुछ सूझता नहीं। रानी की आंखों में एक चमक उभरी। वह धीरे से मुस्कुराई और कहा, सेवा तो तुम बड़ी भली करते हो, लेकिन क्या तुम्हारा दिल कभी कुछ और भी चाहता है? वीरू कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, चाहता है रानी साहिबा, पर मैं जानता हूं मेरी चाहत की कोई औकात नहीं। रानी की मुस्कान अब और गहराने लगी। उसने अपने हाथ से वीरू की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कभी कभी औकात नहीं, जज्बात देखे जाते हैं। वीरू की सांसें तेज हो चली। उसका दिल धड़कने लगा जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। रानी ने उसका हाथ थामा और उसे पास खींच लिया। उनके बीच की दूरी अब महज सांसों की रह गई थी। तुम मेरी बात मानोगे वीरू? रानी ने धीमे से पूछा। जान भी हाजिर है, वीरू बोला। तो आज रात जब महल की दीवारें भी नींद में हो तब तुम मेरे पास आओगे? वीरू के होठ कांप उठे, पर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। उस रात महल की हवाएं भी कुछ धीमी बह रही थीं। आकाश में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे वह भी इस मिलने का गवाह बनना चाहता हो। महल के सभी द्वार बंद थे। प्रहरी अपनी अपनी जगह पर ऊँघने लगे थे। वीरू ने अपने मन को काबू में रखते हुए रानी के शयन कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसने देखा रानी शैलजा रेशमी वस्त्रों में दिए की मध्यम रोशनी में पलंग पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक निमंत्रण था और उसके होठों पर एक मौन वासना। वीरू ने धीरे से दरवाजा बंद किया और रानी के पास गया। तुम आ गए, रानी ने फुसफुसाते हुए कहा। आपने बुलाया था, वीरू ने उत्तर दिया। रानी ने उसकी हथेली थामी और उसे अपने करीब खींच लिया। उनकी सांसें अब एक दूसरे में समा रही थीं। वीरू की उंगलियां रानी की पीठ पर फिसलने लगीं और रानी के होठों से एक सधी हुई सिसकी निकली। उस क्षण सब कुछ थम गया था। समय, स्थान और पहचान। रानी और नौकर की सीमाएं अब धुंधली हो गई थीं। बस एक आग थी जो दोनों के भीतर जल रही थी, वह आग जिसे वर्षों से दबाया गया था। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रानी और वीरू दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है इस समय? रानी ने घबराते हुए पूछा। वीरू तेजी से उठा और दरवाजे के पास गया, पर रानी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं, अभी नहीं, शायद किसी को शक हो गया है। वीरू की आंखों में चिंता थी, पर रानी की आंखों में अब एक और इच्छा थी, बचने की नहीं, उस क्षण को और गहरा करने की। दरवाजे पर दस्तक की आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उस एक क्षण ने रानी और वीरू के बीच उठी लहरों को रोक दिया था। वीरू की सांसें तेज थीं, जैसे भीतर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ हो। रानी भी कुछ पल के लिए स्थिर हो गई, पर उसकी आंखों में जो अग्नि थी वह बुझी नहीं थी, बल्कि और तेज हो गई थी। शायद महल का कोई सेवक होगा। रानी ने धीमे से कहा, पर अभी कोई खतरा नहीं, मैं जानती हूं कौन कब कहां होता है।
वीरू ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी इस हिम्मत पर मोहित हो गया हो। फिर रानी ने धीरे से उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पलंग के पास बैठा लिया। आज की रात अधूरी नहीं रहेगी, रानी ने आंखों में गहराई ये कहा, पर हमें अब सावधानी रखनी होगी। वीरू ने उसकी उंगलियां थामी और बोला, मैं आपके हर इशारे पर अपनी सांसें भी रोक सकता हूं। रानी मुस्कुराई। वह मुस्कान किसी शेरनी की थी, जो जानती है कि वह अपने शिकार पर पूरी तरह हावी है। फिर उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियों से वीरू की छाती को सहलाना शुरू किया, जैसे किसी पुरानी प्यास को अब मीठा जल मिल गया हो। वीरू के हाथ अब रानी की कमर को महसूस कर रहे थे। उसके रेशमी वस्त्रों के भीतर छिपी गर्मी, उसकी सांसों की महक और उसकी त्वचा की नमी ने वीरू को बेसुध कर दिया। वह पलंग पर उसके और करीब गया और उनका मिलन अब सिर्फ निगाहों और स्पर्शों तक सीमित नहीं रहा। पर तभी रानी ने अचानक पीछे हटते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि यह क्षण डर और हड़बड़ी में बीते। ये हमारा पहला साथ है और मैं चाहती हूँ कि इसे महलों की दीवारें भी याद रखें। पर चुपचाप। वीरू ने खुद को रोका। उसकी आंखों में वासना अब नियंत्रण में थी, लेकिन भीतर की बेचैनी और बढ़ गई थी। तो कब, रानी साहिबा? उसने फुसफुसाकर पूछा। कल रात, रानी बोली। मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी। आज की यह छुअन हमारी शुरुआत है। वीरू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और रानी के पांव छुए। रानी ने उसके बालों को सहलाया और धीमे से कहा, अब जाओ और किसी को भनक तक न लगे। वीरू ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, जो आग आपने जलाई है उसे अब मैं बुझा नहीं सकता। रात के अंधेरे में वह चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गया। अगली सुबह महल में सामान्य दिनचर्या थी। सेवक, दासियां, रक्षक सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन वीरू की आंखों में एक अलग चमक थी और रानी की चाल में एक अनकही लचक। दोपहर में जब रानी अपने बगीचे में टहल रही थी, तो उसकी दासी रूपा ने धीरे से कहा, रानी साहिबा, कल रात आपके कमरे से हल्की आवाजें आ रही थीं। क्या सब कुशल था? रानी के होठों पर एक चतुर मुस्कान फैल गई। उसने रूपा की ओर देखा और बोली, बिल्कुल, मैं कुछ पुरानी किताबें पढ़ रही थी, शायद वही आवाजें होंगी। रूपा ने सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में शक की एक छोटी सी चिंगारी जरूर जल चुकी थी। उधर वीरू को भी कुछ सेवकों की आंखों में अजीब नजरों का सामना करना पड़ रहा था, मानो किसी ने कुछ देख लिया हो या हवा में कोई बात तैर रही हो। दिन बीता और रात करीब आई। रानी ने अपने कमरे की खिड़कियां खोल दी और धीमे धीमे इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैली। उसके वस्त्र आज और भी हल्के और पारदर्शी थे, जैसे वह स्वयं को समर्पण की स्थिति में ला चुकी थी। महल के पिछवाड़े से वीरू चुपचाप निकला और गुप्त मार्ग से शयनकक्ष की ओर बढ़ा। रानी ने दरवाजा पहले ही खोल रखा था। इस बार कोई हिचक नहीं थी, कोई संकोच नहीं, बस वह पल था जो दोनों को एक दूसरे में समा जाने को तैयार कर रहा था। जैसे ही वीरू भीतर आया, रानी ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कोई शब्द नहीं, बस एहसास। उनकी देह अब बिना किसी रुकावट के एक दूसरे में घुलने लगी। रानी की उंगलियां वीरू के बालों में उलझी थीं और वीरू की सांसें उसके कंधों पर धड़क रही थीं। वह रात अब सिर्फ स्पर्शों, सिसकियों और तृप्तियों की बन गई थी। पर इस सब के बीच महल की छत पर एक जोड़ी आंखें इस मिलन को देख रही थीं। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि राजा विक्रम का विशेष गुप्तचर। युद्ध से लौटने की तैयारी में राजा ने अपने विश्वस्त आदमी को भेजा था, ताकि रानी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। और अब जो उसने देखा, वह सब कुछ बदलने वाला था। महल की ऊंचाई से जो आंखें सब देख रही थीं, वह थीं गुप्तचर रुद्र की। वर्षों से राजा विक्रम का यह विश्वास पात्र सैनिक हर दुश्मन की चाल पहचान लेता था, लेकिन इस बार जो वह देख रहा था, वह किसी बाहरी शत्रु की चाल नहीं, बल्कि महल के भीतर पनप रही अग्नि थी। एक ऐसी आग जिसने रानी के आंचल और सेवक के हृदय दोनों को जला डाला था। रुद्र ने उसी रात अपनी गुप्त डायरी में सब कुछ लिखा और अगली सुबह महल छोड़ते हुए वह पत्र राजा विक्रम को रवाना कर चुका था। इधर रानी और वीरू का संबंध अब केवल वासना नहीं रह गया था। रानी के मन में प्रेम की एक ऐसी भावना जन्म ले चुकी थी, जिसे अब वह दबा नहीं सकती थी। वह चाहती थी कि यह संबंध किसी को पता न चले, पर दिल के दरवाजे अगर खुल जाएं, तो हवा को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन जब रानी अपने विशेष कमरे में वीरू के साथ बैठी थी, उसने कहा, अगर राजा लौट आए तो क्या होगा वीरू? वीरू ने उसकी हथेली थामी और बोला, तो हम भाग जाएंगे रानी साहिबा। मैं आपको लेकर इस राज्य से दूर चलूंगा। एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां न कोई ताज होगा,
न कोई बंधन, सिर्फ हम होंगे। रानी की आंखें भर आईं। वह चाहती थी उस सपने में खो जाना, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक भय भी था जिसे वह नजरअंदाज कर रही थी। कुछ ही दिन बाद महल में घोषणा हुई, राजा विक्रम युद्ध से लौट रहे हैं। पूरा राज्य उल्लास में डूब गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, रास्तों पर फूल बिछा दिए गए, लेकिन रानी का चेहरा फीका पड़ गया। वीरू भी एक कोने में चुप बैठा था, जैसे दोनों को आने वाले तूफान का आभास हो गया हो। राजा के आगमन के दिन रानी ने खुद को सजाया, लेकिन उसकी मुस्कान अब नकली थी। उसका चेहरा सुंदरता से चमक रहा था, पर आंखों में एक अजीब डर था। राजा विक्रम जैसे ही महल में दाखिल हुआ, उसने रानी को गले लगाया और कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई शैलजा। रानी ने कांपते हुए उत्तर दिया, स्वागत है स्वामी। राजा विक्रम ने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें चुपचाप रानी को पढ़ रही थीं। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया और सबके सामने वीरू को बुलवाया। वीरू हैरान था, लेकिन आदेश टाल नहीं सकता था। वह सिर झुकाकर दरबार में पहुंचा। राजा ने गूंजती आवाज में कहा, वीरू, तुमने हमारी रानी की सेवा वर्षों तक निष्ठा से की, लेकिन अब तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं। तुम्हें आज ही महल छोड़ना होगा। वीरू समझ गया कि बात बहुत आगे जा चुकी है, पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस सिर झुकाया और पलटने ही वाला था कि राजा ने एक और बात जोड़ी, और यह सजा कम है, क्योंकि जो नौकर रानी की मर्यादा लांघे उसका एक ही हक होता है, मौत। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी तड़प उठी, नहीं, यह अन्याय है। वीरू ने मेरी मर्यादा नहीं लांघी, बल्कि मैं खुद उसके पास गई थी। यह सुनकर पूरा दरबार थम गया। राजा विक्रम ने अपनी आंखें तरेरी और बोला, तो तुम स्वीकार करती हो कि तुमने राजमहल के सम्मान को कलंकित किया? रानी अब कांप रही थी, लेकिन झूठ छुपाने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। उसने कहा, हाँ मैंने किया, पर प्रेम को अपराध मत कहो। जब आप वर्षों तक युद्ध भूमि में थे, तब मेरा मन सूना था। वीरू ने सिर्फ मेरे अकेलेपन को समझा। राजा की मुट्ठियां भींच गईं, पर उसने स्वयं को संयमित किया। तुम रानी हो शैलजा, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं। तुम्हारे हर निर्णय से पूरा राज्य प्रभावित होता है। तुम्हारे प्रेम ने केवल मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा, यह राज्य की नींव को भी हिला गया। कुछ क्षणों के मौन के बाद राजा ने आदेश दिया, वीरू को कारागार में डाल दिया जाए। और रानी, तुम्हारे लिए कोई मृत्युदंड नहीं, लेकिन तुम्हें महल से निष्कासित किया जाता है। अब से तुम इस राज्य की रानी नहीं, एक सामान्य औरत हो। रानी ने आंखें बंद कर ली। यह सजा शायद मौत से भी भारी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वीरू की ओर बढ़ी, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, हमारा प्रेम भले ही इस महल में दम तोड़ दे, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा एक रहेंगी। वीरू ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, अगर अगला जन्म हुआ रानी साहिबा, तो मैं नौकर नहीं, राजकुमार बनकर आऊंगा। फिर वे दोनों दो अलग अलग दिशाओं में चले गए, एक कारागार की ओर, एक निर्वासन की ओर। कुछ महीने बाद किसी दूर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक स्त्री रहती थी, गोरी, शांत और उदास। उसका नाम अब शैलजा नहीं था, बस शिला कहलाती थी। वह दिन भर लोगों की सहायता करती और रात को किसी गहरे शून्य में खो जाती। एक दिन एक यात्री उस गांव में आया, जिसकी आंखों में गजब की शांति और दर्द था। वह अपाहिज था, एक पैर में बेड़ियां और मन में घाव। लोगों ने कहा, वह राजा के कैद से भागा हुआ है। शिला ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा दी। वीरू, रानी साहिबा, दोनों ने एक दूसरे को देखकर कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस बार कोई राजमहल नहीं था, कोई सिंहासन नहीं, कोई दरबार नहीं, बस प्रेम था और शांति। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।